उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के पुरकाजी थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बच्चों को स्कूल ले जा रही एक वैन में अचानक आग लग गई। यह घटना गांव सैमसन स्थित एक निजी स्कूल के पास हुई, जहां वैन में सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में करीब 5 बच्चे और वाहन चालक घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत की बात यह रही कि डॉक्टरों ने सभी घायलों की स्थिति सामान्य बताई है। घटना के बाद पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही परिवहन विभाग और अग्निशमन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट जैसी आशंका जताई जा रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि जाँच के बाद ही होगी। इस घटना ने स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और अभिभावकों में भी चिंता का माहौल बना हुआ है। प्रशासन का कहना है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, थाना पुरकाजी क्षेत्र के हरिनगर क्षेत्र से ये मामला संज्ञान में आया था, जिसमें कि एक स्कूल वैन में चलते हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। तो ये सूचना मिलते ही तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया और जो उसमें झुलसे हुए बच्चे थे और उसमें जो चालक था उसको तुरंत वहां से निकालकर ग्रामीणों की मदद से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका मेडिकल इलाज चल रहा है, जहां उनकी सभी की हालत अभी बिल्कुल स्थिर है और बाकी काफी लोग जो उसमें उनको सकुशल वहां से निकाल लिया गया। इस पुलिस एक्शन के बाद अब जो है उस पे जो हमारी जो वाहन है उसको पुलिस अपेक्षा में ले लिया गया है और संपूर्ण बिंदुओं की जांच हेतु एक टीम का गठन कर दिया गया है। इसके अलावा भी इसमें आगे जो पहलू है कि बिना लाइसेंस के या बिना किसी अनुमति के अगर इस तरह के वाहन चलाए जा रहे हैं तो संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग कर और इसमें एक कड़ी कार्रवाई जो है भविष्य में भी सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक गौरवपूर्ण खबर सामने आई है, जहां आवास विकास कॉलोनी निवासी अधिवक्ता विक्रांत राणा को उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वादों की पैरवी के लिए अपर महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। इस उपलब्धि से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। विक्रांत राणा गन्ना विकास परिषद थाना भवन के चेयरमैन जयप्रकाश राणा के पुत्र हैं और उनकी इस सफलता पर परिजनों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। पिता जयप्रकाश राणा ने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए इसे परिवार के लिए गर्व का क्षण बताया। वहीं उनके भाई विनय राणा ने कहा कि विक्रांत राणा पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने पद का निर्वहन करेंगे। उल्लेखनीय है कि विक्रांत राणा का परिवार पहले से ही सामाजिक और न्यायिक क्षेत्र में सक्रिय रहा है, जहां उनकी पत्नी गुरुग्राम में एडीजे के पद पर कार्यरत हैं और उनकी माता लगातार 3 बार ग्राम प्रधान रह चुकी हैं। इस उपलब्धि को लेकर स्थानीय लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों में भी खुशी का माहौल है और सभी ने इसे जनपद के लिए गर्व का विषय बताया है। मेरा नाम जयप्रकाश राणा, चेयरमैन गन्ना विकास परिषद थाना भवन, जिला शामली। मैं आवास विकास कॉलोनी मुजफ्फरनगर में रहता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, विनय राणा एडवोकेट, विक्रांत राणा एडवोकेट। मैंने अपने दोनों बेटों को शिक्षा दिलवाई है। पहले मुजफ्फरनगर से इंटर किया, इंटर के बाद पूना से LLB किया दोनों बेटों ने। मैंने अपने दोनों बेटों को बहुत संस्कार दिए हैं। दोनों बेटों ने मेरा नाम रोशन किया है। एक मेरा बेटा यहीं पे अधिवक्ता है, उसका K19 चैम्बर मुजफ्फरनगर में है, और दूसरा बेटा मेरा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। आज माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल के आदेश के उसको अपर महाधिवक्ता बनाया गया है। मुझे बड़ी खुशी हुई है भाई, जिसकी औलाद बहुत ऊंचे पहुंचती है, पिताजी को तो बहुत खुशी हुई होती है। मैं सबका आभारी हूँ, सरकार का, पत्रकार बंधुओं का, सब भाइयों का आभारी हूँ और आभारी रहूंगा। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बच्चे दिन रात चौगुनी उन्नति करें और मेरा नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। विनय राणा है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ मुजफ्फरनगर में। मेरा छोटा भाई पिछले 18 वर्ष से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है और माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देश से और माननीय महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के आदेश से मेरे भाई को 8 तारीख को उत्तर प्रदेश का अपर महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में हमारे प्रदेश के जितने भी केस होंगे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के, उनको मेरे भाई द्वारा अच्छे से अपने कार्यों को पूरा करा जाएगा सरकार की तरफ से। हमारे प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हाथ जोड़ के और दिल से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने हमारे पे इतनी निष्ठा और उसके लिए हमारे को इतना सम्मान दिया। मेरे छोटा भाई विक्रांत राणा और उसकी वाइफ
पूनम कंवर राणा, जो हरियाणा के अंदर अब जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इस टाइम गुड़गांव के अंदर कार्यरत है, और मेरे पिताजी ठाकुर जयप्रकाश राणा, जो चेयरमैन है गन्ना विकास परिषद थाने बोन में। मेरी माताजी पिछले 3 योजनाओं से लगातार प्रधान है, और हमारा पूरा परिवार और हमारा पूरा समाज माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से आभार प्रकट करता है और धन्यवाद कहते हैं, और हम पूरी निष्ठा लगन से अपने कार्य को करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हाईवे स्थित गुप्ता रिजॉर्ट के पास श्री श्याम बाबा ट्रेडर्स नाम से एक नए शोरूम का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल ने फीता काटकर शोरूम का शुभारंभ किया। शोरूम के मालिक राहुल मलिक ने बताया कि यहाँ विशेष प्रकार के मेटल डोर और विंडो उपलब्ध हैं, जो पारंपरिक लकड़ी के दरवाजों की तुलना में अधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं। उन्होंने कहा कि मेटल डोर दीमक से पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं और इनकी उम्र लगभग 35 से 40 वर्षों तक होती है, जिससे यह ग्राहकों के लिए बेहतर और किफायती विकल्प बनते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके शोरूम पहले से दिल्ली, मेरठ और देहरादून जैसे शहरों में भी संचालित हो रहे हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की भी अच्छी खासी मौजूदगी रही और सभी ने इस नए शोरूम के शुभारंभ पर शुभकामनाएं दी। मेरा नाम राहुल राठी है। ये हम जीआई डोर में डील करते हैं और इसके साथ में हम एल्युमिनियम विंडोज में डील करते हैं। अभी हमने देहरादून में ये मुहिम स्टार्ट की थी पहले, उसके बाद में रुड़की में हमारा आउटलेट है, फिर अभी हमने ये मुजफ्फरनगर में ओपन किया है और मेरठ में एक हमारा आउटलेट इससे पहले हमने अभी 4 महीने पहले ओपन किया था। तो जैसे इस शहर में दीमक की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वैसे तो देखो इस शहर में क्या, हर शहर में दीमक की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, रुड़की में, देहरादून में, मेरठ में, हर जगह। तो सबसे बड़ा इंडोर को लगाने का फायदा ये है कि आप दीमक से बच जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा लकड़ी में कि लकड़ी बरसात में फूल जाती है, गर्मियों में सुगड़ जाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। ये मेटल डोर है, इसका साइज जैसा है ऐसा ही रहेगा। दूसरा, लकड़ी से ज्यादा ड्यूरेबल है। हम लकड़ी के डोर लगाते हैं, 35 mm के डोर आते हैं, ये 70 mm के डोर है। तो 70 mm और 35 mm के डबल का फर्क है, तो डबल ही उससे ड्यूरेबल है। तो इसी चीज को हमने लेके यहाँ पे कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। अभी हमने मुजफ्फरनगर में शोरूम खोलने से पहले लगभग 200 से 250 डोर हम इंस्टॉल कर चुके हैं। हमने शोरूम अभी ओपन किया है, लेकिन हम 200 से 250 डोर इंस्टॉल कर चुके हैं। देखो ये 35 साल, 40 साल, 50 साल कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें खराब होने वाला कोई पार्ट नहीं है। ये लकड़ी तो है नहीं कि ये गल जाएगी पानी से, तो मेटल है, तो जैसा है ऐसे ही रहेगा। तो कभी इसका 40 साल, 50 साल बाद इसकी पॉलिश कभी डाउन होती है तो इसको आप डीको पेंट भी करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जहां 2 कारों की आमने सामने हुई भीषण टक्कर में एक मासूम बच्चे समेत कुल 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह दर्दनाक घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के नाथिया नवागाम के पास हुई, जहां तेज रफ्तार से आ रही दोनों गाड़ियां अचानक आमने सामने भिड़ गईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और अंदर बैठे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हादसे के तुरंत बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने राहत बचाव कार्य शुरू करते हुए घायलों को बाहर निकालने में मदद की। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत जिला अस्पताल कांकेर भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे का कारण तेज रफ्तार और लापरवाही माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है। इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत को उजागर किया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां बड़नगर तहसील के ग्राम झालरिया में एक 3 साल का मासूम बोरवेल में गिर गया है और उसे बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुरुवार रात करीब 8 से 9 बजे के बीच हुए इस हादसे के बाद प्रशासन, पुलिस और रेस्क्यू एजेंसियां पूरी मुस्तैदी के साथ मौके पर जुट गईं। जानकारी के अनुसार बच्चा करीब 75 फीट की गहराई में फंसा हुआ है, जिसे लोकेट करने के लिए बोरवेल के अंदर कैमरा और विशेष उपकरण डाले गए हैं, जिससे उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, जो हर संभव प्रयास कर रही हैं कि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए भारी मशीनरी जैसे पोकलेन और जेसीबी की मदद से समानांतर खुदाई की जा रही है और एक वैकल्पिक टनल तैयार की जा रही है,
ताकि सुरक्षित तरीके से बच्चे तक पहुंचा जा सके। प्रशासन का पूरा ध्यान इस बात पर है कि जल्द से जल्द मासूम को सुरक्षित बाहर निकाला जाए और उसके जीवन को बचाया जा सके। इस घटना ने एक बार फिर खुले बोरवेल की समस्या और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता साफ नजर आती है। घटनाक्रम तो ये टू व्हील में गिरा है, को बाल्टी समझ के अंदर गिरा है और बच्चे का नाम भागीरथ है, पिता का नाम पांचाराम जी है और ये 7 बजे की घटना है। और घटना हम फोन लगाए, हमको भी मालूम पड़ा तो हम भी, हमारा डेरा बहुत दूर है, वहां से आए हम और जैसे ही मालूम पड़ा तो यहाँ के स्थानीय सरपंच वगैरह ने इनकी सहायता की, पुलिस प्रशासन सभी सहायता में जुड़े हुए हैं। आज तक रेस्क्यू सफल नहीं हुआ है और ये हमको मालूम नहीं है कि बच्चे की क्या हाल चाल है, वो हमको कोई मालूम नहीं है। हमको उम्मीद है कि बच्चा भी सुरक्षित रहे, ये हमको उम्मीद है, लेकिन और भगवान की मर्जी हो वो होगा। आप लोग कब से यहाँ है, कहाँ से आए? हम तो यहाँ तो ये इनका डेरा तो 2-3 महीने से इधर ही है। पाली जिले से आते हैं हम राजस्थान और घुमड़तू हम पशुपालक है, पशु को पालते और आना जाना ये हमारा काम है, सदियों से हो रहा है, इधर चलता आ रहा है। उत्तर प्रदेश की पवित्र नगरी अयोध्या में विश्व शांति और वैश्विक सद्भावना की कामना को लेकर एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालातों को समाप्त करने के लिए हवन पूजन किया गया। इस आयोजन में दिल्ली स्टडी ग्रुप के 101 सदस्य शामिल हुए, जो विजय जॉली के नेतृत्व में अयोध्या पहुंचे। रामनगरी में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान विधि विधान से हवन किया गया और विश्व में शांति, सौहार्द और स्थिरता की कामना की गई। आयोजन के दौरान मौजूद लोगों ने कहा कि वर्तमान समय में विश्व के कई हिस्सों में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में आध्यात्मिक और धार्मिक माध्यमों से शांति की प्रार्थना करना बेहद आवश्यक है। इस अनुष्ठान के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि मानवता, शांति और भाईचारा ही विश्व को आगे बढ़ाने का मार्ग है। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं और साधकों में गहरी आस्था देखने को मिली और सभी ने एक स्वर में विश्व शांति की कामना की। देखिए, दिल्ली स्टडी ग्रुप के तत्वाधान में जो पिछले 33 वर्षों से दिल्ली के अंदर एक गैर सरकारी संगठन के रूप में कार्यरत है, हमारे सामूहिक नेतृत्व में दिल्ली से 101 रामलला के अनुयायी, जिनमें 6 सिंगापुर से भी उपस्थित हैं, क्योंकि सिंगापुर में 150 करोड़ रुपए की लागत से एक विशाल प्रभु श्री राम का मंदिर भी बनने जा रहा है। ज्ञात रहे, कोरोना महामारी के समय दुनिया के 156 देशों की नदियों और समुद्रों के जल से दिल्ली स्टडी ग्रुप के तत्वाधान में प्रभु श्री राम का जल अभिषेक 23 अप्रैल 2023 को अयोध्या की पावन धरती के ऊपर संपन्न हुआ था। उसी कड़ी में हर वर्ष हम रामलला के दर्शन करने आते हैं और इस वर्ष भी दिल्ली से 101 रामलला के अनुयायी अयोध्या की धरती पर पधारे हैं। आज प्रातः हमने एक भव्य हवन का आयोजन किया, जिसके अंदर वैश्विक शांति रहे, सद्भावना रहे, अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध और उसके साथ रूस और यूक्रेन के युद्ध की समाप्ति हो, मानवता बचे, वैश्विक मैत्री के लिए, भक्ति के लिए और भारत दुनिया के हर एक मामलों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नेतृत्व करता रहे, इसी भावना से प्रेरित होकर हमने अभी हवन किया है और अब हम रामलला के दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम के मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और उसके उपरांत हम हनुमानगढ़ी में भी जाएंगे, वहां पर भी अपना माथा टेकेंगे, गुप्तगर घाट भी जाएंगे। कल हमने सरयू नदी की आरती का भी आनंद लिया। जय सिया राम। विश्वगुरु पाकिस्तान एक फेल स्टेट है, उसके विश्वगुरु होने का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे वहाँ का मीडिया इसे बड़ा चढ़ा के पेश करेगा और क्यों नहीं करे, वो उनका मीडिया है। और हम लोगों को ये मलाल ज़रूर है कि हिंदुस्तान शुरू से, जब से देश आज़ाद हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे
ग्लोबल लेवल पे एक बड़ा लीडर रहा, अपनी नैतिक शक्ति से, अपनी न्यायप्रियता से, अपनी डिप्लोमेसी से। उसमें निश्चित तौर पे हम लोगों ने कुछ न कुछ हिंदुस्तान की लीडरशिप ने थोड़ा कदम पीछे खींचा है। बाकी पाकिस्तान जैसे फेल राष्ट्र की कोई क्रेडिबिलिटी देश विश्व में नहीं है। स्पष्ट है कि इस देश को, संविधान को न मानने वाले लोग, लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाले लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार में बैठे हैं, उनको ममता दीदी ही हरा सकती हैं, वही लड़ रही हैं। उन्होंने ही बंगाल को बचा के रखा है। हमारा मानना स्पष्ट है। बाकी सब लोग राजनीतिक महत्व पाने के लिए और तरह तरह से बातें कर रहे हैं, लेकिन मूल लड़ाई ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में हो रही है और उन्हीं को, सारे लोगों को मजबूत करना चाहिए। ये सारा SIR का असर है। जो नकली फर्जी वोट थे, जो मृतक थे, जो शिफ्ट कर चुके थे, वो सब के सब डिलीट हो गए। इसलिए परसेंटेज वोट बढ़ना स्वाभाविक था और लोकतंत्र में वोट ज़्यादा पड़े तो अच्छी बात है। बिल्कुल चुनाव आयोग की बहुत बड़ी जीत है कि वायलेंस की कहीं से भी कोई खबर नहीं है और उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि बंगाल के अंदर भी किसी प्रकार की वायलेंस होने नहीं देंगे और भय मुक्त चुनाव होगा बंगाल के अंदर भी। प्रधानमंत्री लगातार महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं। देश के अंदर 3 करोड़ से अधिक बहनों को और बेटियों को उन्होंने लखपति दीदी बनाया है और लगातार वह महिलाओं की चिंता करते हैं और जो ये सत्र है उससे महिलाओं की भागीदारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर भी बढ़ेगी। बिल्कुल इस बार भवानीपुर से हम लोग जीतने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी जीतने वाले। जिस प्रकार से पिछली बार उन्होंने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया था, इस बार वह भवानीपुर से भी ममता बनर्जी को हराएंगे। इसमें सबसे बड़ी जो गारंटी है वो महिला सुरक्षा की है और घुसपैठियों को भगाने की है। कोई जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म ममता बनर्जी की सरकार में हुए और उनकी सरकार उन सब लोगों को संरक्षण देती पाई गई जिन्होंने ये दुष्कर्म किए, इसलिए बहुत बड़ी गारंटी है और घुसपैठियों को तो निकालना ही है।